हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस क्लासेस। और अभी तक मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि अभी तक हमने क्या किया। हमने बात की थी सबसे पहले, दैट इज द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर हमने वर्टिकल्स बनाए थे। फॉर दिस यू कैन चेक आउट द अर्लियर वीडियोस। उसके अंदर हमने एक कैटेगरीज बनाई थी, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, इन सारी चीज़ों में। और इन सारी चीज़ों के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता था एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दोस्तों एनवायरनमेंट को उठाया। एनवायरनमेंट के ऊपर हम देखना शुरू कर गए। एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास दो और कैटेगरीज अंदर आ जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। हमने दो कैटेगरीज के ऊपर अभी तक हमने बात करना शुरू किया है। जो पहली कैटेगरी थी वो थी एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के हमने रीजंस देखे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द एयर पॉल्यूशन। सेकेंड थिंग हमने ये देखी कि एयर पॉल्यूशन के अंदर हमारे पास किस टाइप के रीजंस क्या है, टाइप क्या है एयर पॉल्यूशन की। तीसरी चीज हमने ये देखी कि एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं और इसके ऊपर हमारे पास लीगल टर्म्स क्या हैं, तो वो हमने एयर पॉल्यूशन की देखी। सिमिलरली अब जैसे ही एयर पॉल्यूशन हमारा हुआ, दूसरे वाले टॉपिक के ऊपर हम आ जाते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को हम कहते हैं एज अ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया। जैसे एयर पॉल्यूशन में हमारे पास था पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, या फिर फिक्स सोर्स, या फिर मूविंग सोर्स। वैसे ही हमारे पास वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन का हमारे पास क्या आ जाता है, सोर्स, या पॉइंट सोर्स आ गया, और या फिर हमारे पास आ गया नॉन पॉइंट सोर्स। तो ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइंट सोर्स मतलब एक ही पॉइंट से जब चीजें बाहर निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं एज अ पॉइंट सोर्स। Pollutants are discharged from a specific location such as drain pipe। तो अगर हम ड्रेन पाइप की बात करते हैं, वहां से सीवरेज हो गया या फिर वो कोई चीज होगी, तो उसको हम कहेंगे एज अ पॉइंट सोर्स। या फिर नॉन पॉइंट सोर्स हमारे पास वो चीजें आती हैं जो कि हमारे पास अलग अलग एरिया से हमारे पास एंटर होती हैं। जैसे हमारे पास सरफेस रन ऑफ हो गया, उसकी उसकी अगर हम बात करते हैं, या ग्रेजिंग ऑफ द फील्ड्स हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड फील्ड हो गया, उन सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसको एज अ नॉन पॉइंट सोर्स। तो हमारे पास एक चीज आ गई पॉइंट सोर्स, एक चीज आ गई हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्स। ये है वाटर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन की हमारे पास आ गया एक फिक्स्ड सोर्स, FIXED फिक्स्ड सोर्स, और एक आ गया हमारे पास नॉन फिक्स्ड सोर्स। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड सोर्स है ये हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के अंदर फिक्स्ड सोर्स कौन सा होगा, जो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन से निकल रहा है, जैसे फैक्ट्रीज। नॉन फिक्स्ड सोर्स मूवेबल, जैसे ऑटोज। वैसे ही पानी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट सोर्स का हमारे पास ये आ जाएगा जो एक ही पॉइंट से हमारे पास चीजें बाहर निकल रही, सीवेज हो गया जैसे। ठीक है, और नॉन पॉइंट सोर्स हमारे पास कौन सा आ जाएगा, नॉन पॉइंट सोर्स हमारे पास वो आ जाएगा जो एक ही पॉइंट से हमारे पास ना निकल रहा हो, उसको हम कहते हैं एज अ नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास सरफेस रन ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद आगे अगर हम चले तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके इफेक्ट्स कहां कहां हमारे पास होंगे। वाटर पॉल्यूशन का एक इफेक्ट होगा हमारे पास कहां, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमारे पास रहता है वो रहता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। दूसरा हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बायोमैग्निफिकेशन। हमें यह भी देखना पड़ेगा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। देन एक और चीज हमारे पास आ जाती है यूट्रोफिकेशन। और तीसरी चीज हमें देखनी होती है एज अ इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। एक एक्वेटिक सिस्टम के अंदर वाटर, पानी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी जो कि एक एक्वेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करें। दूसरी चीज हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन क्या चीज आ जाएगी। देन वी हैव यूट्रोफिकेशन, और फिर हमारे पास आ जाएगा इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये ह्यूमन हेल्थ के अंदर इसका हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, तो वो चीजें जो है हमारे पास, वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। किसके अंदर आना शुरू होंगी हमारे पास, वो चीजें आना शुरू होंगी इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, और इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे देखेंगे। आगे चलते हैं, सबसे पहले एक्वेटिक सिस्टम की हम बात करते हैं। तो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्वेटिक सिस्टम का हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं एज अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब दोस्तों ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या चीज होती है, देखो इसको समझने के लिए एक चीज समझो कि जब हम सांस ले रहे हैं, हम सांस सिंपल ऐसे सांस इनहेल कर रहे हैं। अब क्या ये सारी की सारी जो हम इनहेल कर रहे हैं चीजें, ये क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, नहीं। ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं।
ठीक है। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हम हमारे लंग्स क्या करेंगे, वो लंग्स हमारे यहाँ से जितने भी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं उनको वो डिफ्यूज करके या जैसे भी जो भी इनका प्रोसेस है वो प्रोसेस से उसको निकाल लेंगे, ब्लड स्ट्रीम्स में हेमोग्लोबिन के साथ उसको चिपका देंगे और वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। सिमिलर लाइंस पे ही हमारे पास पानी के अंदर भी होता है। पानी जो है वो एक सिर्फ मीडियम है, इसी मीडियम के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन रहती है और ये जो मीडियम के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन रहती है, इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं एज अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब पानी के अंदर अगर आपने कभी वो देखा होगा, एक्वेरियम देखा होगा, तो ठीक है, तो एक्वेरियम में अगर आपने कभी मछलियां डाली होंगी, तो उन मछलियों को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पर हम एक बुलबुलों वाला चीजें भी डाल देते हैं। अब ये बुलबुलों वाली चीजें क्या होती हैं? अब ये बुलबुलों वाली चीजें हमारे पास वो चीजें होंगी जो यहां से मतलब पानी के अंदर वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देंगी। ठीक है। अब जो मैं जैसे इंसानों में मैं बात कर रहा था, हम हवा ले रहे हैं, वैसे ही हमारे पास पानी के अंदर मछलियां आती है। मछलियां क्या करेंगी, मछलियां क्या करती है, सारा का सारा पानी अंदर इनहेल करेंगी और गिल से वो बाहर निकालेंगी। गिल्स जो हैं वो जितनी भी ऑक्सीजन यहां पर गिल्स के अंदर फंसी होगी, मतलब जो पानी के अंदर होगी, वो उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। बोलने का मतलब ये है कि मछलियां भी पानी में तभी जीवित हैं अगर उनके अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन होगी, और वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है उसको हम कहते हैं एज अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। तो जितने भी ऑक्सीजन हमारे पास ये डिसॉल्व है, पानी के अंदर है, उसको हम क्या कहेंगे, एज अ डिसॉल्व ऑक्सीजन। और ये पानी के कंटेमिनेशन को शो करती है कि अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो इसका मतलब पानी जो है वो प्योर है, पीने लायक होगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसको पीने लायक नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसको इतनी बात समझ गए हम कि व्हाट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर। अब देखो एक होगा क्या कि अगर हमारे पास पानी के अंदर हमने ऑक्सीजन है, ठीक है, अब पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहली बात है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी कैसे। पानी के अंदर ऑक्सीजन तब जा सकती है जब कभी भी पानी के अंदर उथल पुथल होगी। अगर पानी स्टेबल है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का होना कम उसकी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर बहता पानी, जिसको हम कहते हैं कि बहता पानी सर हमेशा प्योर होता है, हाँ प्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मेरे दोस्तों बच्चों डिसॉल्व होती रहती है। ठीक है। तो पानी अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी डिसॉल्व ऑक्सीजन अंदर जाती जाएगी और जैसे जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन अंदर जाती जाएगी वो उस पूरे के पूरे पानी को कहीं ना कहीं रिज्यूविनेट कर देती है। ठीक है। अब अगर कोई चीज ऐसी आ गई, जैसे अगर हम बात करते हैं अगर कुछ चीज सड़नी होगी, ठीक है, इफ अगर किसी भी चीज का सड़ना होगा तो वो सड़ेगा कैसे? ठीक है, वो तभी सड़ेगा अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो अगर पानी के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, ठीक है, उस जो सड़ेंगी, डिकम्पोज होंगी, तो वो वहां के ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी। तो अगर कहीं पानी में वो डिकम्पोज करने वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा कि बीओडी मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम होगी। ठीक है। हेंस वाटर विल बी कंटेमिनेटेड। सो मोर द बीओडी, लेसर विल बी डीओ, दैट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर हैविंग डीओ कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर मे बी कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड। ठीक है। वही बात जो मैंने सबसे पहले कही कि अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर, देन इट मे बी कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट, water having dissolved oxygen below 4 milligram per liter is considered to be highly polluted. 8 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे होगा तो then it will be called as contaminated, और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होगा then it is called as a highly polluted.
डीओ कंटेंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। वही मैंने बात की कि अगर यहां पर हमारे पास, अगर पानी के अंदर हमारे पास अगर ऑक्सीजन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जितने भी आपके पास मछलियां हैं वो वहीं से ही ऑक्सीजन लेंगी, तो उसकी वजह से अगर डीओ कम है तो वो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स है या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो कम हो जाएगा। द हाइयर द अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड O2 कंजम्पशन, देयर बाय डिक्रीजेज डीओ कंटेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन आपकी कम हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली कई बार प्री में पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीओडी एंड डीओ। तो बीओडी अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर आपकी बढ़ेगी, उसकी वजह से बीओडी यानी सड़ने के लिए, चीजों के सड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कम होगी। तो बीओडी बढ़ी, डीओ कम हुई। वाटर पॉल्यूशन बाय द ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। याद रखना दो चीजें हैं हमारे पास, क्या, एक हमारे पास आ जाता है बीओडी और दूसरा आता है हमारे पास सीओडी। ठीक है, सीओडी इज द केमिकल। ठीक है, यहां पर केमिकल आ जाता है, इनऑर्गेनिक्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन बीओडी जो बायोलॉजिकल बीओडी है वो सिर्फ हमारे पास आता है ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो उसको सड़ने के लिए जब ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आगे चले, बीओडी के बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या आ गई, सीओडी। COD means chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand is slightly better mode to use to measure. ठीक है, COD is the amount of oxygen in millions, in the parts per million required to oxidize बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी जो चीजें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए मतलब ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बोलते हैं COD। हायर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, लोअर इज द रेट ऑफ डिजॉल्व O2, हेंस लोअर DO। इस पॉइंट को अपनी कॉपीज में लिख लेना मित्रों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, लोअर इज द रेट ऑफ डिजॉल्व O2। गर्म पानी में ऑक्सीजन जो है वो कम होगी, हेंस देयर विल बी लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, लोअर DO वहां पर होगा। उसके बाद आगे चलें। अब इसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट्स अ फिनोमिना थ्रू विच सर्टेन पॉल्यूटेंट्स गेट एक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एक्यूमुलेट होते जाते हैं टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और वो ना ही वो एक्सक्रिएट होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं, वो एज अ फैट उसके अंदर चले जाते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है और इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें दोस्तों ये समझ में आया कि अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी कुछ ऐसा कि मान के चलता हूं मैं कि लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास क्या हुआ था कि वल्चर्स थे इंडिया में। ठीक है, वो वल्चर्स जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच गए, वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक पहुंच गए थे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच गए थे। लेकिन हमें इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था कि व्हाई दीज वल्चर्स आर मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसके लिए फिर बाद में जब हमारे पास जो चीज़ समझ आई, वो चीज़ हमारे पास ये समझ आई कि हम जो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में, इन पेस्टिसाइड्स को जब हम इनमें से अपने जो भी हमारे पास चीज़ें चाहिए हो, चाहे गेहूं या कुछ भी हो, उसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बाकी बच जाता है उसको एज अ फॉडर यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल्स। अब वो जो फॉडर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पेस्टिसाइड्स थे, वो पेस्टिसाइड्स हमने जानवरों को खिलाए, जानवरों ने वो पेस्टिसाइड्स क्या किए, वो पेस्टिसाइड्स जानवरों ने खुद खाए और वो पेस्टिसाइड्स एज सच उनकी बॉडी में चले गए, वो एक्सक्रिएट नहीं हुए, उनके अंदर बॉडी के अंदर वो फैट की तरह बन गए, रह गए। और जैसे उनके फैट के अंदर रह गए तो वो जब वो जानवर खत्म हुए, मर गए, तो उस फैट को खाया वल्चर्स ने, और वल्चर्स ने जब उन फैट को खाया
वल्चर्स की बॉडी में वो रिएक्ट कर गए, और जैसे वो वल्चर्स की बॉडी में रिएक्ट कर गए तो रिएक्ट करने की वजह से वहां वल्चर्स जो थे वो खत्म होना शुरू हो गए। तो मतलब हुआ क्या कि जब कोई भी ऐसा, ये एक ऐसा फिनोमिना है जब कुछ पॉल्यूटेंट्स जो हैं, देयर आर सर्टेन पॉल्यूटेंट्स विच गेट एक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज, वो टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फूड चेन में वो ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे वो फूड चेन में आगे ट्रेवर्स करते जाते हैं और आगे जाके अगर वो किसी के साथ वो अगर मतलब जैसे जैसे फूड चेन में ट्रेवर्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं एज अ बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ बायो एक्यूमुलेशन। नाउ व्हाट इज दिस बायो एक्यूमुलेशन? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस होता है बाय विच chemicals build up in an organism over a time, and this occurs at the rate at which the chemicals are taken exceeds the rate in which they are excreted। ठीक है, इसमें फूड चेन में नहीं होते ट्रेवल। ठीक है, सो ये फॉर यूपीएससी याद रखिएगा दो चीजें, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है एंड सेकंड थिंग इज द बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द केमिकल्स थ्रू द फूड चेन। जब फूड चेन में ही ऊपर की तरफ वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एज अ बायो मैग्निफिकेशन। और बायो एक्यूमुलेशन जो होगा वो एक कोई भी अगर मतलब ऑर्गेनिज्म है अगर वो किसी चीज को खा लेगा तो उसी के अंदर वो वहां पर रुकना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एज अ बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं इस वाटर वाली की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फॉर योर यूपीएससीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे वाटर पॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है? डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल सीवेज कंटेन मैनी अनडिजायरेबल पैथोजेंस ऑन दिस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, अगर उन पैथोजेंस को अगर हम ट्रीट ना करें तो हमारे पास कई बीमारियां हो सकती है, टाइफाइड, कॉलरा एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा पानी के अंदर कई बार लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मरकरी, कैडमियम, ये सारे के सारे मिनरल्स जो है पानी के अंदर होते हैं। और अगर इनके ये अगर हम कंज्यूम कर लें, कंजम्पशन ऑफ सच आर्सेनिक पॉल्यूटेंट polluted water leads to the arsenic in the body parts like blood, nail, hair, causing skin lesions, rough skin, dry and thickening of the skin, अनटाइमली स्किन कैंसर। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसको ये जन्म देती हैं। इफ यू एवर नोटिस, हमारे देश में भी अगर ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाता है तो उस एरिया में अगर आप लोगों को देखते हो तो उनकी भी थोड़ी ना थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे इफ यू लुक एट द थार रीजन ऑफ राजस्थान, वहां पे लोगों के जरा टीथ जो है थोड़े थोड़े येलोइश होना शुरू हो जाते हैं, उनके दांतों में थोड़ा गैप आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का ग्राउंड वाटर में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो उनकी बॉडी के साथ रिएक्ट करें। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट aspect. Mercury compounds like wastewater are converted into bacterial action by extremely toxic methyl mercury। ठीक है, which can cause numbness of the limbs। आपके जो आपके हाथ पांव हैं वो भी एकदम सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के अंदर क्या हो सकता है? लेड कॉजेज lead poisoning। ठीक है, lead interferes with a variety of body processes and is toxic to many organs and tissues। The compounds of lead cause anemia, headache, loss of muscle power, bluish line around the gum। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसकी हैं? वाटर की। ठीक है, वाटर कंटेमिनेशन विद कैडमियम कॉज इताई। ठीक है, तो इताई डिजीज भी इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास हम वाटर को पढ़ रहे हैं, वाटर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों को हमने देखा। हमने ये भी देखा कि देयर इज अ बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, हमारे पास बायो एक्यूमुलेशन क्या है। एक टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक और है उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर पाए, दैट इज द यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ठीक है, यूट्रोफिकेशन में हमारे पास कई बार अगर आपने नोट किया होगा कि आपके पास तालाब होते हैं, उन तालाबों के ऊपर एक हरी सी परत सी बन जाती है। ठीक है, ये परत क्या होता है? इस परत, ये एल्गी की परत होती है, या फिर इसको एल्गी कह लीजिए या एल्जी कह लीजिए। इस एल्गी या एल्जी की परत की वजह से क्या होगा, ये कुछ टॉक्सिन्स छोड़ता है पानी के अंदर। उस टॉक्सिन्स की वजह से वो पानी सारा का सारा, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो उस पूरे के पूरे हरे तालाब को हम ये कहते हैं कि इट्स अ यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास आ गई। इसके बाद मैं आगे चलता हूं वाटर पॉल्यूशन के अंदर, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई ऑयल से स्पिल्स, कि हमारे पास तेल बहुत बिखर जाता है ओशंस में, जिसकी वजह से बहुत
मछलियां मर जाती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर कई बार ऐसा भी है कि इसको क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री। उसके बाद वी शुड प्लांट यूकलिप्टस ट्रीज, ठीक है। इससे भी आप वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जहां कहीं पर भी पानी ज्यादा होगा वहां पर सफेदे के पेड़ आप लगा लीजिए। अगर आप वहां पर सफेदे के पेड़ लगा लेते हैं तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आइए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है इसके बाद, किसके अंदर, इसी के अंदर। और उसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर वाटर पॉल्यूशन को हम मानते हैं, ठीक है। तो वही हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि 1971 1972 से शुरू हो रहे हैं हमारे पास एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट। और ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट है, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मेरे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि गर्म पानी जो आप सीधा ही समुद्र इसमें नदियों में छोड़ रहे हैं, दैट ऑल्सो इज अ वाटर पॉल्यूशन। तो गर्म पानी भी अगर आप उसको ट्रीट करके भी छोड़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप ठंडा करके नहीं छोड़ रहे, इट इज डेंजरस। क्यों? क्योंकि लाइफ जितने भी आपके पानी की ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इट रेगुलेट्स द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज। और इसके लिए हमने क्या बनाया है, इसके लिए हमने बनाया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और इसी के अंदर हम, इसी एक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, पेनल्टीज। तो अभी तक आज की स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने देखा वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस, टाइप्स, सॉरी, सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के टाइप्स के बाद हमने ये देखा वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, कैसे कैसे कॉजेज किस किस वजह से हो सकता है। टाइप्स को हमने आगे डिवाइड किया इनटू बायोमैग्निफिकेशन हो गया, या ह्यूमन हेल्थ पे, डिजॉल्व ऑक्सीजन पे। इसके ऊपर हमने और आगे इसको डिफाइन किया कि कैसे कैसे यूट्रोफिकेशन क्या होती है, या फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या इश्यूज उठते हैं, तो वो हो गया। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, और उसके बाद हमने ये देखा कि लीगल टर्म्स में बाय इसके कौन से वाटर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कैसे इसको बचाता है। तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या आ गई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं। दो टॉपिक्स हैं जो हमने इन दो स्लाइड्स में कवर किए हैं। आई होप आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स समझ आए हों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड द वीडियो एज वेल। थैंक यू।